जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां दुनिया की सबसे बड़ी खबर वॉशिंगटन से नहीं बल्कि दिल्ली से आ रही है, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल डॉलर के पास नहीं, भारतीय रुपए के पास है। मतलब हॉलीवुड की जगह बॉलीवुड। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक बहुत गहरा सवाल है कि अगर अमेरिका की जगह भारत दुनिया की इकलौती महाशक्ति होता तो हमारी दुनिया आज कैसी दिखती? दिलचस्प सवाल है। आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस काल्पनिक दुनिया का एक नक्शा सा बनाते हैं, मतलब इसकी विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और वो चुनौतियां भी जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। हाँ, तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि सुनहरी तस्वीर के पीछे की असलियत क्या होती। चलिए इस विचार की परतें खोलते हैं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि जो स्रोत है ना, वो इस पर दो तरह की बातें करते हैं। एक तरफ एक बहुत ही आदर्शवादी तस्वीर है और दूसरी तरफ शक्ति की वो कठोर सच्चाई जिससे कोई बच नहीं पाया है। तो दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, दोनों को तराजू पर तौल कर देखेंगे। तो चलिए पहले उस आदर्शवादी तस्वीर से ही शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां भारत की विदेश नीति ही वैश्विक नीति है। इन दस्तावेजों में एक तर्क ये दिया गया है कि ये दुनिया शायद आज की दुनिया से कम आक्रामक होती। अच्छा। हाँ, भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है, वो सिर्फ मंच पर बोलने के लिए नहीं रहता, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बन जाता। बिल्कुल। हाँ, ये एक आदर्शवादी सोच तो है और स्रोत भी ये मानते हैं, पर वो एक सवाल भी उठाते हैं। क्या? कि क्या कोई भी महाशक्ति आक्रामक हुए बिना अपने हितों की रक्षा कर सकती है? मतलब मान लीजिए भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए मिडल ईस्ट में तेल की सप्लाई बनाए रखनी है और वहां कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या तब भी वसुधैव कुटुंबकम की नीति कायम रहती या भारत को भी अपनी नौसेना भेजने पर मजबूर होना पड़ता? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। इतिहास तो यही सिखाता है कि महाशक्ति की मजबूरियों के सामने आदर्शवाद की परीक्षा होती ही है। स्रोत कहते हैं कि शायद भारत का तरीका अलग होता। मतलब सीधी सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति पर, मध्यस्थता पर जोर होता, लेकिन पूरी तरह से तटस्थ रहना वो तो नामुमकिन होता। ये बात तो सही है, लेकिन इसका एक फायदा शायद ग्लोबल साउथ को जरूर होता। हाँ, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश। हाँ, वो विकासशील देश जिनकी आवाज अक्सर वैश्विक मंच पर दबा दी जाती है, क्योंकि भारत खुद वो उपनिवेशवाद और गरीबी से निकला है, तो वो इन देशों के संघर्ष को बेहतर समझता है। तो शायद व्यापार के समझौते ज्यादा निष्पक्ष होते। हाँ, और वर्ल्ड बैंक या IMF जैसी संस्थाओं की नीतियां भी सिर्फ अमीर देशों के फायदे के लिए नहीं बनती। और इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी वो होता भारतीय रुपया। हाँ, जरा सोचिए, अगर दुनिया का सारा व्यापार, तेल की खरीद बिक्री, देशों के बीच कर्ज का लेन देन, सब कुछ रुपए में हो रहा होता। ये तो मतलब सम्मान की बात तो है ही, पर इससे भारत को एक जबरदस्त ताकत मिलती है। बिल्कुल, जैसे आज अमेरिका स्विफ्ट सिस्टम से किसी देश को बाहर करके उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। हाँ। वैसी ही आर्थिक शक्ति भारत के पास होती। जी हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अच्छा। वैश्विक मुद्रा होने की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। कीमत? हाँ, ये तो फायदे का सौदा लगता है, पर है नहीं। देखिए, इसका मतलब होता कि भारत को पूरी दुनिया को रुपए सप्लाई करने के लिए लगातार व्यापार घाटा बनाए रखना पड़ता। मतलब इंपोर्ट हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा होता। हाँ, और ये देश के अपने उद्योगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। जी। और दूसरी बात, अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था पर से आपका नियंत्रण कम हो जाता। वो कैसे? मतलब भारत में ब्याज दरें क्या होंगी ये सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक तय नहीं करता, बल्कि दुनिया की आर्थिक स्थिति भी तय करती है। बिल्कुल। ये एक ऐसा आर्थिक जाल है जिससे आज अमेरिका भी जूझ रहा है। मतलब ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक तरह की आर्थिक कैद भी आती है। और देखिए, किसी भी देश का वैश्विक प्रभाव सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या विदेश नीति से नहीं बनता है ना, उसकी संस्कृति से बनता है। सॉफ्ट पावर। हाँ, सॉफ्ट पावर। और स्रोत इस पर बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। जब मैंने ये स्रोत पढ़े तो एक तस्वीर मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। क्या? सोचिए, ऑस्कर की जगह मुंबई में फिल्मफेयर अवार्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता और लियोनार्डो डिकैप्रियो अपनी ट्रॉफी का इंतजार कर रहे होते। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन ये सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक होता। योग और आयुर्वेद सिर्फ वेलनेस ट्रेंड नहीं, बल्कि ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा होते। हाँ,
और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या शायद संस्कृत की पढ़ाई भी होती। और इसका असर सिर्फ मनोरंजन या भाषा तक सीमित नहीं रहता, इसका सबसे गहरा असर होता हमारी सोच पर, हमारे ज्ञान पर। मतलब? देखिए, आज दुनिया के स्कूल कॉलेजों में प्लेटो, अरस्तु और मार्क्स पढ़ाए जाते हैं। उस दुनिया में चाणक्य की कूटनीति, बुद्ध का मध्यम मार्ग, विवेकानंद का अध्यात्म और अंबेडकर का सामाजिक न्याय, ये सब भी वैश्विक पाठ्यक्रम का उतना ही जरूरी हिस्सा होते। मतलब ज्ञान का केंद्र ही पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक जाता। हाँ, दुनिया को समस्याओं को देखने और सुलझाने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता। और एक क्षेत्र जहां ये बदलाव सबसे ज्यादा महसूस होता वो है टेक्नोलॉजी। सिलिकॉन वैली नहीं, बैंगलोर या हैदराबाद। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भारतीय होती और उनके सीईओ भी अंतरिक्ष में जाने के सपने नासा नहीं, इसरो पूरे कर रहा होता। और शायद इनोवेशन का मॉडल भी अलग होता। बिल्कुल, यहाँ पर फ्रूगल इनोवेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। कम लागत वाला इनोवेशन। हाँ, यानी कम लागत में ज्यादा लोगों के लिए समाधान तैयार करना। हो सकता है कि हम चांद पर जाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने के बजाय उस तकनीक का इस्तेमाल दुनिया के हर गांव तक साफ पानी पहुंचाने में कर रहे होते, या सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए, जैसे भारत ने कम लागत वाले मंगल मिशन या दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन बनाकर दिखाई है। वही मॉडल वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल होता। तो ये तो हुई एक बहुत ही सुनहरी तस्वीर। एक ऐसी दुनिया जो शायद ज्यादा संतुलित, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और कम खर्चीली लगती है। लेकिन स्रोत हमें यहीं रुकने नहीं देते। वो एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल पूछते हैं कि क्या भारत इस सुनहरी तस्वीर का भारी बोझ उठाने के लिए तैयार होता? हाँ, क्योंकि शक्ति अपने साथ सिर्फ मौके नहीं, पहाड़ जैसी चुनौतियां भी लाती है। और पहली और सबसे बड़ी चुनौती भारत के बाहर नहीं बल्कि भारत के अंदर ही होती। अच्छा? इन रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि भारत की विशाल विविधता, गहरी आर्थिक असमानता और जो जटिल नौकरशाही है, वो इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। ये तो है। अब कल्पना कीजिए कि दुनिया में कोई बड़ा संकट आ गया है और तुरंत फैसले लेने की जरूरत है, लेकिन भारत में एक गठबंधन सरकार है और सभी पार्टियां एकमत नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल, जब तक दिल्ली में राजनीतिक सहमति बनती तब तक शायद दुनिया में बहुत देर हो चुकी होती। मतलब एक ऐसा देश जो अंदर से ही कई आवाजों में बटा हो, वो बाहर दुनिया को एक सुर में कैसे नेतृत्व दे पाता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे ही कोई देश महाशक्ति बनता है, उसके पड़ोसी उसे शक की निगाह से देखने लगते हैं। ये तो होता ही है। आज जैसे अमेरिका पर आरोप लगते हैं, वैसे ही तब भारत पर भी लगते। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब भारत को एक क्षेत्रीय दादा या रीजनल बुली की तरह देखने लगते। हाँ, उन्हें हमेशा ये डर सताता कि भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन पर दबाव बना रहा है। और इसका नतीजा क्या होता? एशिया में हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो जाती, जो इस पूरे क्षेत्र को और अस्थिर कर सकती थी। सही बात है। और हम फिर से रुपए पर वापस आते हैं, लेकिन इस बार इसके खतरों को समझने के लिए। अच्छा। अगर रुपया ग्लोबल करेंसी है, तो इसका मतलब है कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर देश की सरकार ने अपना पैसा रुपए में लगा रखा है। अब सोचिए, भारत में कोई बड़ा राजनीतिक संकट आ जाता है या फिर भ्रष्टाचार का कोई बहुत बड़ा मामला सामने आता है, तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ता? नहीं, पूरी दुनिया में रुपए पे से भरोसा उठ जाता। लोग अपने रुपए बेचकर निकलने लगते और ये एक वैश्विक आर्थिक सुनामी ला सकता था। ठीक वैसे ही जैसे 2008 में अमेरिका के एक बैंकिंग संकट ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। बिल्कुल, भारत की हर घरेलू समस्या दुनिया की समस्या बन जाती। और जैसे ही कोई देश महाशक्ति बनता है, दुनिया उसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख देती है। हर चीज पर नजर। हर चीज पर। भारत का हर आंतरिक मुद्दा, चाहे वो प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात हो या कोई सामाजिक तनाव, वो सिर्फ भारत का घरेलू मामला नहीं रह जाता। हाँ, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन बनता, संयुक्त राष्ट्र में उस पर बहस होती। इसे ऐसे समझिए, जैसे आज अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का कोई प्रदर्शन होता है, तो पूरी दुनिया की सरकारें और मीडिया उस पर टिप्पणी करते हैं। ठीक वैसे ही भारत का कोई भी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दा हमारा घरेलू मामला नहीं रह जाता, वो एक ग्लोबल हेडलाइन बन जाता। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या कोई भी देश, चाहे वो कितना भी आदर्श क्यों न हो, इस तरह के 24 घंटे चलने वाली वैश्विक जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकता है? बिल्कुल।
हर नीति, हर कानून, हर चुनाव का असर सिर्फ देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राय पर पड़ता। ये दबाव बहुत बड़ा होता है और कई बार ये आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है जो शायद आप नहीं लेना चाहते। इन रिपोर्ट्स में एक बहुत गहरी और शायद थोड़ी कड़वी बात भी कही गई है। शक्ति भ्रष्ट करती है। और एब्सोल्यूट शक्ति पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है। ये एक ऐतिहासिक सच है। तो क्या ये संभव है कि जो देश कभी उपनिवेशवाद का शिकार था, वही धीरे धीरे अपनी बढ़ी हुई ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके एक नए तरह का आर्थिक या रणनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने लगता? शायद उसका तरीका सीधा कब्जा करने का नहीं होता, लेकिन क्या वो कर्ज के जाल में या टेक्नोलॉजी पर निर्भरता के जरिए छोटे देशों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता? शक्ति का स्वभाव ही विस्तार करना होता है। और आखिर में महाशक्ति होने का मतलब है कि आप तटस्थ नहीं रह सकते। ये विकल्प आपके पास से छिन जाता है। बिल्कुल। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की ऐतिहासिक नीति रही है, उसे बनाए रखना असंभव हो जाता। दुनिया के हर कोने में, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, यूरोप या अफ्रीका, हर संघर्ष में भारत को किसी न किसी का पक्ष लेना पड़ता। अपने व्यापारिक मार्गों और हितों की रक्षा के लिए दुनिया भर में सैन्य ठिकाने बनाने पड़ते, गठबंधन करने पड़ते। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और नैतिक बोझ होता जो शायद भारत की आत्मा को ही बदल देता। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब इन सब बातों का असली मतलब क्या निकलता है? एक तरफ हमारे सामने एक ऐसी दुनिया की संभावना है जो शायद ज्यादा सांस्कृतिक रूप से विविध हो, कम आक्रामक हो, और जिसमें ग्लोबल साउथ की आवाज ज्यादा मजबूती से सुनी जाती हो। लेकिन दूसरी तरफ भारत को भी उन्हीं नैतिक दुविधाओं, उन्हीं चुनौतियों और उन्हीं दबावों का सामना करना पड़ता जिनका सामना आज अमेरिका करता है। कि कब किसी देश के मामले में दखल दें और कब चुप रहें। अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक न्याय के बीच एक नाजुक संतुलन कैसे साधें? ये वो सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब किसी भी महाशक्ति के पास नहीं होता। अंत में ये सारे स्रोत हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं। वो क्या है? असली सवाल ये नहीं है कि भारत अमेरिका से बेहतर महाशक्ति होता या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या इंसानियत कभी शक्ति को प्रभुत्व के साधन के रूप में देखने के बजाय केवल एक जिम्मेदारी के रूप में देख पाएगी? क्योंकि जब तक शक्ति का केंद्र एक ही जगह पे रहेगा, चाहे वो दिल्ली में हो, वॉशिंगटन में या भविष्य में बीजिंग में, तब तक शक्ति का चरित्र शायद नहीं बदलेगा। और शायद यही वो विचार है जिस पे हम सभी को सोचना चाहिए।